हेलो बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है? आई होप बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी और आप सभी केमिस्ट्री पढ़ कर के काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर जो केमिस्ट्री के जो ग्राफ होते हैं वो उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कई बार प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज की क्लास जो रहने वाली है, आज का जो सेशन रहने वाला है, वो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे किस किस तरह के ग्राफ्स आते हैं और उनसे रिलेटेड कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। तो जितने भी पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ग्राफ बनते हैं, आज मैं उन सभी ग्राफ्स को आपके सामने रखने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। जिन भी बच्चों को ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है और ये वीडियो देखने के बाद जिन बच्चों को प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उनको ग्राफ से रिलेटेड अच्छे से चीजें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो नीचे वीडियो के कमेंट जरूर करके बताना है कि सर हमें प्रॉब्लम थी, अब हमें समझ में आ गया है। तो कितने टाइप के ग्राफ होते हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर? बहुत ज्यादा टाइप के ग्राफ नहीं होते हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। लगभग 7 टाइप के ग्राफ जो है वो पूरी केमिस्ट्री में यूज होते हैं और बार बार हर एक चैप्टर में रिपीट होते रहते हैं, वही ग्राफ यूज होते हैं। तो हम वन बाय वन करके उन सभी ग्राफ्स को पढ़ते हैं और सीखते हैं केमिस्ट्री में उससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो आइए इन ग्राफ्स की कहानी को आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप का जो ग्राफ आता है वो हमारे पास आता है y इक्वल्स टू में कोस्टेंट। y इक्वल्स टू में कोस्टेंट मतलब हमें एक y एक्सिस रहेगी और एक x एक्सिस का ग्राफ रहेगा। आपको कोई भी एक टर्म जो वेरिएबल रहेगा वो y एक्सिस पे रखा जाएगा, एक x एक्सिस पे रखा जाएगा। और जब भी कोई कोस्टेंट आता है, अब y इक्वल्स टू में कोस्टेंट इस तरह की इक्वेशन बनती है, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप चाहे यहाँ पे x को कितना ही बढ़ा लीजिए, जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे x एक्सिस को, तो हम जितना भी बढ़ाते जाएंगे y में कोई चेंज नहीं आएगा, तो y क्या रह जाएगा? कोस्टेंट रहेगा। y कोस्टेंट रहेगा, इसका ये मीनिंग है। अगर ये मीनिंग है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? तो इस तरह का ग्राफ आएगा। आप कहोगे सर केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होते, अक्सर यूज होता है ये ग्राफ। और कैसा ग्राफ? यहाँ पे जैसे मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, तो हमारे पास रेट इक्वल्स में बच्चे होता है के इंटू में ए की पावर 0, ये होता है। मतलब आप कंसंट्रेशन ए को अगर बढ़ा दिया जाए, ए की कंसंट्रेशन, तो रेट के ऊपर आर फॉर रेट, रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेट हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे रेट और कंसंट्रेशन का, यहां पे मैं रेट लिख देता हूं और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो हम कहते हैं कि कांस्टेंट रहता है ये ग्राफ। तो इस तरह के ग्राफ जो केमिस्ट्री में अक्सर यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये ग्राफ। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस अगर किसी के वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट आ जाए, मतलब यहाँ पे x के चेंज करने पे y के कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो इस तरह ग्राफ हमें देखने को मिलेगा और ये केमिस्ट्री में अक्सर यूज होता है। सेकंड टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो ये आपके सामने देखने को मिलेगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। कि इसका मतलब क्या हुआ कि x के बढ़ाने से y भी हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो x के बढ़ने से y यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमें देखने को मिलता है। अगर कहीं पर भी कोई इक्वेशन बन रही है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, आप कहोगे सर कहां पे बनती है? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं केमिस्ट्री में जो अक्सर यूज होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेट इक्वल्स टू में हमारे पास क्या होता है? के इंटू में ए की पावर 1 होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे ए। रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होगा, तो मैं कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ए की अगर बढ़ाने पर, तो हम क्या कहेंगे बच्चे? रेट जो है वो इंक्रीज होगा। ए की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो हम कहेंगे रेट भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पे अगर ग्राफ की हम बात करते हैं यहां पे, तो हम क्या कहेंगे? रेट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के होगा। तो यहां से हम कहेंगे कंसंट्रेशन ए को बढ़ाएंगे तो रेट भी हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप देख सकते हो इस तरह का ग्राफ जो है वो बेसिकली हमारे सामने बनता है, इस तरह का ग्राफ जो है वो बनता है। तीसरे टाइप के जो ग्राफ होते हैं, तीसरे टाइप के जो ग्राफ होते हैं बच्चे, वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह के ग्राफ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें एक दो चेंज और करके देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक दो टाइप का और भी हमारे पास सवाल बन सकता है। कौन कौन सा बन सकता है? पहला सवाल यहाँ पे बन सकता है कि आपके पास ना 3 वेरिएबल बना सकता है, 3 वेरिएबल दे सकता है और 3 वेरिएबल देकर के किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। इंफॉर्मेशन क्या पूछी जा सकती है? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, तो पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है? एनआरटी होता है।
तो इस तरह का अगर ग्राफ की मैं बात करूंगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं कह सकता हूं प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे टेम्परेचर, या मैं कहूं वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, आप देख सकते हो, राइट। अगर मैं यहां से वॉल्यूम में यहां पे कह देता हूं वॉल्यूम है और यहां टेम्परेचर है, तो आपसे पूछा जाए बताइए कैसा ग्राफ बनेगा, तो आप कहोगे सर वॉल्यूम जो है देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व यहां पर हमें देखने को मिलेगा। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बच्चे कर्व हमें देखने को मिलेगा, और अगर स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिलेगा, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बच्चे कर्व हमें देखने को मिलेगा, यहां पे स्ट्रेट लाइन बेसिकली कर्व जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन जब भी कर्व हमें देखने को मिलता है तो उसमें क्या कहानी होगी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे एक ग्राफ ना देकर के बच्चे दो ग्राफ दे सकता है, अगर दो ग्राफ दिए तो फिर क्या हो सकता है, यहां पे अगर मान लीजिए दूसरा ग्राफ दे दिया जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये मान लीजिए मेरे पास T1 टेम्परेचर है और ये मेरे पास टेम्परेचर प्रेशर है ना, क्योंकि यहाँ पे ये मान लीजिए P1 प्रेशर और ये मान लीजिए P2 प्रेशर है, और आपसे कहा जाए कि बताइए P1 और P2 में क्या रिलेशन, मतलब कौन ज्यादा, P2 ज्यादा है या P1 ज्यादा है, इस तरह का ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह का ग्राफ पूछेगा तो आप ध्यान रखें जब भी तीन वेरिएबल आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, टेम्परेचर आ जाए और प्रेशर आ जाता है, अगर ये तीनों वेरिएबल आपके सामने आते हैं तो इनमें से आप तीनों वेरिएबल एक साथ नहीं निकाल पाओगे, किसी एक को कांस्टेंट करना होगा, और अगर एक को कांस्टेंट करते हो तो यहां पे दोनों में से चाहे वॉल्यूम की टर्म को कांस्टेंट करिए या फिर टेम्परेचर की टर्म को कांस्टेंट करिए, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। सेकंड, फिर उनके बीच में रिलेशन चेक करेंगे, अगर डायरेक्टली होगा तो हम कहेंगे इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली होगा तो हम कहेंगे डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट करेंगे, कैसे कांस्टेंट करेंगे, इसमें एक लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर देंगे, चाहे आपके पास जैसे मैं मान लीजिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहा हूं तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर जो है बच्चे वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस लाइन के अलोंग एक और लाइन खींच देंगे। अब यहां से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे, ये वॉल्यूम जो है ये P1 प्रेशर की है और ये वॉल्यूम जो है वो P2 प्रेशर की है। ये यहां से हमने एक को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पे वॉल्यूम जो है बच्चे वो क्या हो गया है, कांस्टेंट। यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पे हमारे पास क्या आ गया, P1 की वॉल्यूम ये आ गई, P2 की वॉल्यूम यहां पर ये आ गई। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं, अब हम यहां पे क्या चेक करेंगे, रिलेशन चेक करेंगे। अब हम रिलेशन चेक करेंगे तो हम कहेंगे पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी होता है। तो पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो हमारे पास वॉल्यूम के क्या हो गया बच्चे, यहां पे इनवर्सली हो रहा है, देखो इसी इक्वेशन में, क्योंकि ये वैल्यू तो सारी कांस्टेंट कर दी, एनआर ऑलरेडी कांस्टेंट था, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो यहां से पीवी इक्वल्स टू में क्या आ गया, पीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू में हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, और पी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो यहां से इसका मतलब कहीं पर वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो हम कहेंगे P1 प्रेशर पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, P2 प्रेशर पे वॉल्यूम क्या है, कम है। यहां पे वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं P2 ग्रेटर देन P1, P2 ग्रेटर देन P1। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये दो तरह के सवाल होते हैं, अगर तीन वेरिएबल आ जाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट कर लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कांस्टेंट कर सकते हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर सकते हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ये सेकंड टाइप के ग्राफ होते हैं। तीसरे टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो हमारे पास होते हैं बच्चे, यहाँ पे y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे x के बढ़ने से अगर मैं x को बढ़ाया जाए तो मैं कहूंगा y जो होगा वो क्या होगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। x के बढ़ने से y क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर x इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज होगा y क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। x के बढ़ने से y क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्व कैसा आएगा, हाइपरबोला कर्व हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे कर्व कैसा देखने को मिलेगा, हाइपरबोला कर्व बच्चे देखने को मिलेगा। और हाइपरबोला कर्व बनेगा तो ये आपके पास यहां से हाइपरबोला कर्व बनेगा, ये हाइपरबोला कर्व बनेगा। क्लियर है, इस तरह का ग्राफ आपका हाइपरबोला कहलाएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि देखो आप यहां पे जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो, यहां पे x एक्सिस पे जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो y क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहां पे इसी के तरीके का ही एक दूसरा कर्व भी पूछा जा सकता है कि आपके पास अगर मैं तुम्हें कहूं x के बढ़ने से आपके पास, या मैं कहूं y के बढ़ने से अगर मेरा x कम हो रहा है तो 1/x क्या होगा बच्चे, 1/x बढ़ जाएगा। देखोगे यहां y के बढ़ने से 1/x भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। y बढ़ा, इस इक्वेशन को देखिए y बढ़ाया तो यहां पे x क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। 1/x क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपके पास y और 1/x में हमारे पास कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएगा। यहां पे सेकंड टाइप जैसा कर्व बन जाएगा। ये थर्ड टाइप का कर्व बनता है।
ये यहां पर थर्ड टाइप का कर्व। फोर्थ टाइप का जो कर्व होता है वो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर एक्स स्क्वायर के होगा तो यहां पे पैराबोलिक कर्व बनता है। यहां से पैराबोलिक कर्व बनेगा कुछ इस तरह का। ये y टर्म हो गई, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर। यहां से आपके पास जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे y बहुत स्पीड में इंक्रीज करेगा। और ये जैसे आपके पास अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, एग्जाम्पल की बात करो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो हम क्या कहेंगे, रेट इक्वल्स टू में होता है बच्चे के इंटू में ए की का स्क्वायर। के इंटू में क्या होगा, ए का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चे, ए का स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर मैं कंसंट्रेशन देखो बढ़ाता हूं तो आर मेरा इंक्रीज होगा, पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो मैं कहूं यहां से आर वर्सेज में ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो यहां से पैराबोलिक कर्व बनेगा कुछ इस तरह का। यहां से पैराबोलिक कर्व बनेगा, इस तरह कर्व हमें देखने को मिलेगा। राइट, ये हमारे पास फोर्थ टाइप का कर्व बनता है। यहाँ पे ये जो फिफ्थ टाइप का कर्व सबसे ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में, यहाँ पे फिफ्थ टाइप का y इक्वल्स टू में mx प्लस सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहाँ पे एक ये हमारे पास क्या है बच्चे, y का मतलब y एक्सिस पे रखना है, यहाँ पे x मतलब x एक्सिस पे रखना है, इसको x एक्सिस के बीच में रखना है। तो यहां से तो हम कर्व किसके बीच में बनाएंगे, y वर्सेज में x, इसके बीच में। m क्या है बच्चे, स्लोप है, स्लोप। और ये हमारे पास c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो ये मेरे पास होते हैं यहाँ पे, और हमें किसके बीच में यहाँ पे ग्राफ बनाना होता है, y इक्वल्स टू में y वर्सेज में x। तो y वर्सेज में x जो होगा वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बन सकते हैं। कौन कौन से टाइप के कर्व बनेंगे, सबसे पहला आपके पास होता है अगर मान लीजिए स्लोप भी पॉजिटिव हो, स्लोप भी पॉजिटिव हो। दूसरा हमारे पास इंटरसेप्ट जो है वो c भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। स्लोप कौन होता है, यहाँ पे m होता है, स्लोप जो होता है वो क्या होता है m भी क्या हो जाए, पॉजिटिव। और इंटरसेप्ट c जो है वो भी कैसा हो जाए बच्चे, पॉजिटिव हो जाए। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो हमारे पास कर्व बनेगा, यहां से ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो यहां से अगर c पॉजिटिव है तो यहां पे ये मेरे पास कर्व बन जाएगा, ये देखो पॉजिटिव स्लोप, इसके स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाता है अगर यहां पे स्लोप पॉजिटिव है। तो ये यहां पे इंटरसेप्ट कहलाता है c, और यहां स्लोप जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव वैल्यू में इंक्रीज होगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस m होगा, प्लस m होगा। ये हमें ग्राफ यहां से देखने को मिलता है, यहां से ग्राफ। सेकंड केस की हम बात करें, केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में मान लीजिए स्लोप जो है, स्लोप जो m है मेरे पास, यहां से m वो क्या हो जाए बच्चे, नेगेटिव हो जाए, और c जो है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव रहे। ये पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहे। तो ग्राफ किस तरह का देखने को मिलेगा, यहां से y होगा, ये मेरे पास x हो गया। तो इस तरह ग्राफ कैसे देखने को मिला, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो इस तरह का बना देंगे। यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में स्लोप। अगर स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप कैसा है बच्चे, नेगेटिव है, माइनस m है। और ये हमारे पास देखो पॉजिटिव में इंटरसेप्ट c कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो जीरो से ऊपर की तरफ क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव स्लोप बनेगा, यहां से कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप बनेगा। क्लियर है। तीसरा केस की हम बात करते हैं, केस नंबर तीसरे की बात करते हैं। यहां पे केस नंबर थर्ड की बात करते हैं, केस नंबर थर्ड की बात करते हैं। अगर केस नंबर थर्ड की हम बात करें बच्चे, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, स्लोप जो है वो क्या हो जाए बच्चे, नेगेटिव हो, और यहां पे इंटरसेप्ट भी क्या हो जाए, मतलब c जो है वो भी क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा बच्चे, यहां पे y, और ये मेरे पास क्या हो गया, x हो गया। यहां से y और ये मेरे पास क्या हो गया, x हो गया। अगर ये मेरे पास कहानी बनती है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, यहां पे जो होगा, देखो ध्यान दीजिए, यहां पे आपके पास c भी नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है। तो यहां पे c नेगेटिव होने का मतलब यहां पे ये तो आपका पॉजिटिव फेज है, ये आपके पास पॉजिटिव फेज, ये कैसा है, नेगेटिव फेज है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये यहां से ये जीरो है ओरिजिन, तो यहां से ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव फेज, यहां से नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव फेज। और स्लोप भी नेगेटिव है तो स्लोप क्या ऐसा होगा, देखो नेगेटिव स्लोप होता है तो नीचे की तरफ जाता है, तो ये नीचे की तरफ गया नेगेटिव स्लोप। और इंटरसेप्ट भी कैसा हो गया बच्चे, नेगेटिव आ गया। यहां पे आप कह सकते हो सर सी भी क्या है, नेगेटिव है, और स्लोप भी क्या है, नेगेटिव है। ये दोनों कहानी हो गई, यहां पे ये स्लोप बन जाएगा हमारे पास। अब फोर्थ टाइप का जो कर्व बनता है, यहां पे फोर्थ टाइप के कर्व की बात करें
तो फोर्थ टाइप का क्या होता है, स्लोप जो है, स्लोप यहां पे m जो है वो मेरे पास क्या हो जाए बच्चे, यहां पे आपके पास मान लीजिए पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहां पे आपके पास क्या हो गया, स्लोप तो कैसा हो गया बच्चे, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाए। इंटरसेप्ट मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, सी की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अगर ये कहानी यहां पर बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, यहां पे ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, राइट, ये मेरे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव और इंटरसेप्ट कैसा हो जाए बच्चे, नेगेटिव हो जाए। तो देखो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव आपके पास वैल्यू, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये मेरे पास जीरो हो जाएगा। अब इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ से आएगा, और ये पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपके पास कर्व बन जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो स्लोप मतलब यहां पे ऊपर की तरफ जाएगा, और ये इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया, सी इक्वल्स टू में नेगेटिव। ये आपके पास चार टाइप के कर्व बनते हैं y इक्वल्स टू में mx प्लस सी के। अब पांचवें टाइप का जो कर्व बनता है, यहां पे अगर हम बात करें पांचवें टाइप का कर्व, तो वो आपके पास होता है बच्चे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e की पावर x की। y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, e की पावर में x के होगा। ये एक्सपोनेंशियल, देखो यहां पे हम कह सकते हैं x के बढ़ने से, अगर x बढ़ेगा तो e की पावर x इंक्रीज होगा, e की पावर x बढ़ेगा, और e की पावर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x के बढ़ने से y बढ़ेगा, पर ध्यान रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां एक्सपोनेंशियल है, तो यहां पे इनिशियली थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, पर थोड़ी देर बाद यहां पे बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज होगा। इनिशियली स्टेज में धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा, फिर उसके बाद शार्प इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिफ्थ टाइप का ग्राफ आता है, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ टाइप का ग्राफ हो जाएगा, सॉरी सिक्स टाइप का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो सेवंथ टाइप का ग्राफ होता है वो होता है y इक्वल्स टू में, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे e की पावर माइनस एक्स। यहां पे अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, e की पावर माइनस एक्स, यहां पे x को बढ़ाऊंगा e की पावर माइनस एक्स क्या होगा, बढ़ेगी, और नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। देखो अगर x बढ़ाया तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं तुम्हें कहूं -3 है और -5 है, कौन बड़ा है, तो आप कहोगे -3 बड़ा है। तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी वैल्यू ज्यादा बनेगी, नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी इसका मतलब उतनी ही वैल्यू क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो x के बढ़ने से e की पावर माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि x बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, और अगर डिक्रीज होगा तो y भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे e की पावर माइनस एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो x के बढ़ने से y डिक्रीज हो रहा है, पर यहां स्ट्रेट लाइन डिक्रीज नहीं होगा, यहां एक्सपोनेंशियल डीके करवाएगा। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डीके का मतलब हो गया इनिशियली तो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फिर एक शार्प इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा सॉरी। तो यहां देखो इनिशियली धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फिर एक शार्प यहां पे डीके आएगा, आपको देखने मिलेगा। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व, चाहे वो प्लस का कर्व हो, e की पावर x का हो, या e की पावर माइनस एक्स का हो। ये 7 ग्राफ बच्चे आपके पूरी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, इनके अलावा और कोई ग्राफ यूज नहीं होता है। तो इन ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर ये सारी कहानी समझ में आई हो तो जरूर यहां पे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।